नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है। मेरा नाम मुख्तदर ख़ान है और मैं अमेरिका के एक यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर में प्रोफेसर हूँ। मैं यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ाता हूँ। मैं आज आप सब से इंडिया की जो जो महारणनीति है, ग्रैंड स्ट्रैटेजी है, उसके सिलसिले में बात करना चाहता हूँ। मैं आज आपसे अर्थशास्त्र के बारे में बात करूँगा, इस किताब की अहमियत और इसके चंद अहम इम्पॉर्टेंट टीचिंग्स के बारे में आपसे ज़िक्र करूँगा। लेकिन इससे पहले हम ये सवाल उठाते हैं कि अर्थशास्त्र की अहमियत क्या है। आज क्यों ये किताब जो शायद 2000 साल से पहले लिखी गई थी, आज क्यों हम उसके बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। इसके दो वजूहात है। एक ये कि किताब बहुत अच्छी है, इसमें बहुत अहम चीज़ें हैं जो आप अपनी ज़िंदगी के लिए, अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए, एक अच्छी सोसाइटी बनाने के लिए, एक अच्छा मुल्क बनाने के लिए और एक अच्छी तरह से गवर्नेंस पैदा करने के लिए इसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो आपको फ़ायदेमंद हो सकती हैं। सो यू कैन लर्न फ्रॉम दीज चीज़ें, बहुत ही बेनिफिशियल है। तो किताब की ख़ुद एक अहमियत है। हो सकता कि ये एक शख्स ने नहीं लिखी हो सकता कि कई लोगों ने कई सेंचुरीज़ पे इस किताब को डेवलप किया हो और काफ़ी इंटरेस्टिंग कंट्रीब्यूशंस है कई लोगों के, ये साफ नज़र आ जाता है। लेकिन ये किताब तकरीबन 2200 साल पुरानी है और इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो आज भी रेलेवेंट है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप देखते हैं इंडिया में जो रिसर्च हो रहा है फॉरेन पॉलिसी को लेकर, जो किताबें लिखी जा रही हैं, जो आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, एक किस्म से जो इंडिया के जो नए इंडिया की नेशनलिज्म और नई फॉरेन पॉलिसी का जो बातचीत हो रही है, जिसे हम अंग्रेज़ी में डिस्कोर्स कहते हैं या गुफ्तगू कहिए, उसमें कौटिल्य का नाम, अर्थशास्त्र का नाम बिल्कुल एक किस्म से सेंटर में है। तो अगर इसमें फ़ॉरेन पॉलिसी पर डायरेक्टली असर हो या ना हो, लेकिन फ़ॉरेन पॉलिसीज़ की जो सोच है और फ़ॉरेन पॉलिसी की जो गुफ्तगू हो रही है इंडिया में, उसमें कौटिल्य का बहुत अहम रोल ज़रूर है। जहाँ पे फ़ॉरेन पॉलिसी बनाई जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, आजकल उसको चाणक्यपुरी भी कहा जाता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि अर्थशास्त्र और कौटिल्य इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में अब बहुत ही तरह से एम्बेड हो चुके हैं। तो इस किताब को आप कह सकते हैं कि ये हिंदू जो वैल्यूज़ हैं और जो वेदास में हैं, जो उसमें ज्ञान है, जो उसमें विजडम है, उसको वो एक्सट्रैक्ट करता है और ऐसी सूरत में पेश कर सकता है कि जो एक लीडर या एक राजा अपनी गवर्नेंस में उसका इस्तेमाल कर सकता है। तो मिसाल के तौर पे आप देखेंगे कि ये किताब शुरू ही होती है इस बात से कि इंसानियत के 4 गोल्स हैं, 4 मकासद हैं। उसे कौटिल्य कहते हैं। एक तो मोक्ष, यानी आप भगवान के दर्शन करें या आप खुदा के साथ एक राब्ता इस्टेब्लिश करें। ज़िंदगी का मकसद ही ये हो कि आप अपने बनाने वाले के जितना क़रीब आ सकें, आ जाएं। और दूसरी चीज़ ये है कि धर्म, ये कहते हैं कि ये 4 मुख्य लक्ष्य है इंसान के। धर्म का मतलब उसके वैल्यूज़ से होता है, उसके नियमों से होता है, संस्कार होते हैं, कर्तव्य की बात करते हैं, हाँ, ये सब धर्म से आता है। तीसरी चीज़ वो कामा की बात करते हैं, वो आप सब कामा सूत्र से वाकिफ़ होंगे। ये इंसान को खुश करने के लिए, इंसान को मज़ा और ज़ौक़ पहुंचाने की जो चीज़ें होती हैं, वो कामा सूत्र के थ्रू, और वो भी एक इंसान का लक्ष्य है। और चौथा लक्ष्य इंसान का अर्थ है, यानी माल हासिल करना, दौलत हासिल करना। तो इस चौथे जो लक्ष्य है अर्थ, उसके अंदर कौटिल्य ने स्टेट क्राफ्ट को, यानी गवर्नेंस की जो साइंस है, उसको उसने अर्थ के अंदर डाला। तो एक तरह से यूँ कह सकते हैं कि कौटिल्य बहुत अच्छी तरह से समझते थे कि एक मुल्क की तरक्की, एक मुल्क की हिफाजत, उसकी नेशनल सिक्योरिटी, उसकी फॉरेन पॉलिसी, उसकी इकॉनमी पर निर्भर है। ये बहुत अहम लेसन है जो 2000 साल पहले ही कौटिल्य ने सिखा दिया था।
तो हम तो समझते हैं एटलीस्ट जहाँ पे इंडिया की गुफ्तगू है कि ये बहुत ही यूनिक किताब है, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हर यूँ कहिए संप्रदाय में, हर सोसाइटी में, हर सिविलाइजेशन में ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने ऐसी किताबें लिखी हुई हैं। मिसाल के तौर पर इस्लामिक सोसाइटीज़ में इब्न खल्दून ने मुक़द्दिमा नाम की किताब लिखी, जो स्टेट क्राफ्ट में न सिर्फ इंसान को तारीख़ का फ़लसफ़ा सिखाती है बल्कि मुल्कियत के बारे में भी बताती है। ऐसे ही और एक किताब है अल-अहकाम अल-सुल्तानिया, एक मावर्दी नाम के स्कॉलर ने लिखी है। इससे थियरी ऑफ खिलाफत भी इसी से आती है। वेस्टर्न सोसाइटी में द प्रिंस निकोलो माकियावेली की लिखी हुई किताब काफ़ी मशहूर है। और चीनी सोसाइटी में तो सुन त्सू द आर्ट ऑफ वॉर, ये बहुत ही मशहूर किताब है। आजकल तो यहाँ पर अमेरिका के वॉर कॉलेज में भी और चाइना में भी, इज़राइल में भी और दूसरे मुल्कों में भी कहते हैं कि सुन त्सू की पॉलिसीज़ आज भी उन पर इन्फ्लुएंस करती हैं। तो इंडिया में अब ये जो अर्थशास्त्र को लेकर डिस्कशन हो रहा है, मुझे लगता कि जो उसके डायरेक्ट प्रिंसिपल्स हैं वो उतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं इंडिया की आज की फॉरेन पॉलिसी पर, लेकिन उसके जो चंद नियम हैं और चंद वैल्यूज़ हैं, मूल्य है, उसकी अहमियत इंडिया में एक किस्म से इंडिया की एक स्ट्रेटेजिक कल्चर को पैदा करने में और नरिश करने में और बढ़ाने के लिए काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। जब मैं देखता हूँ कि इंडिया में कितना रिसर्च हो रहा है इस किताब पर, लोग डिज़र्टेशंस लिख रहे हैं, अपनी पीएचडीज़ हासिल कर रहे हैं, कई स्कॉलर्स ने कई किताबें भी लिखी हैं। तो यूँ साफ कह सकते हैं कि कौटिल्य दोबारा से इंडिया की सोच और इंडिया की स्ट्रैटेजीज़ पर एक किस्म से अपनी इन्फ्लुएंस का छाया डाल चुका है। तो है क्या इनकी स्ट्रैटेजीज़? इसे समझने के लिए हमको समझना चाहिए कि उनका जो दृष्टिकोण था, उनकी जो आउटलुक थी, वो समझते थे, मतलब ये जो सर्कुलर इमेज आपको नज़र आ रहा है, ये बहुत अच्छी तरह से कैप्चर कर लेगा कि उनकी क्या सोच थी। वो ये समझते थे कि जो भी आपका पड़ोसी स्टेट है, जो भी मुल्क आपका पड़ोसी मुल्क है, वो आपका दुश्मन हो सकता है। और वो जो अपना मुल्क है, जिसे वो विजिगीसु कहते थे, यानी द कॉन्करिंग किंग, यानी वो मुल्क, वो बादशाह जो अपने मुल्क को फैलाना चाहता है। मतलब अर्थशास्त्र का एक मकसद था कि सारी दुनिया को कॉन्कर कर ले और सारी दुनिया पर हुकूमत इस्टेब्लिश कर ले। तो एक तरह से वो एक अग्रेसिव ग्लोबल डोमिनेशन टाइप स्ट्रैटेजी है कौटिल्य की। लेकिन वो समझते हैं कि हर पड़ोसी मुल्क एक पोटेंशियल दुश्मन है, एक नेचुरल एनिमी है। तो उससे कैसा निपटना चाहिए, ये उनके सजेशंस है। और वो कहते हैं क्योंकि हर मुल्क का पड़ोसी मुल्क पोटेंशियल दुश्मन हो सकता है, तो वो मुल्क जो आपका पड़ोसी नहीं है बल्कि आपके पड़ोसी का पड़ोसी है, वो आपका मित्र हो सकता है, क्योंकि आपके दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त बन सकता है। तो इस तरह से दुनिया में आप सेंटर में हैं, आपके अतराफ़ पोटेंशियल दुश्मन है, उसके अतराफ़ वो ऐसे मुल्क है जिससे आप मित्रता इस्टेब्लिश कर सकते हैं और उनके तरफ डिप्लोमेसी का हाथ बढ़ा सकते। लेकिन सबसे अहम काम ये है कि मुल्क की इकानमी को सही करें, मुल्क को मजबूत करें और मुल्क को हमेशा जंग के लिए तैयार करें। ये उनकी रणनीति थी। तो उन्होंने जो इस्टेब्लिश की हैं स्ट्रैटेजीज़, वो 6 हैं। एक ये कि आप संधि यानी सीक पीस, यानी आप अपने पड़ोसियों के साथ पीस की कोशिश करें, उनके साथ डिप्लोमेसी करें, उनके साथ मित्रता बढ़ाने की कोशिश करें। दूसरी चीज़ ये है कि आप आपके पड़ोसियों पे जंग भी कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके पोटेंशियल एनिमी है। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि बैलेंस ऑफ पावर की अहमियत बढ़ जाती है। उन्होंने डायरेक्टली इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन साफ नज़र आता है कि अगर आपका पड़ोसी आपसे मजबूत हो तो आप उसके साथ
पीस इस्टेब्लिश करने की कोशिश करें। और अगर आपका दुश्मन आपका पड़ोसी आपसे कमज़ोर हो तो आप उस पर ज़रूर जंग करें और उसको कॉन्कर करने की कोशिश करें। और अगर आपका पड़ोसी आप ही के उतना मजबूत हो, आप ही के उतना उसमें ताकत है, तो आप उसके साथ ये आसना का इस्तेमाल करें, यानी डू नथिंग, एक न्यूट्रलिटी इस्टेब्लिश कर लें। और इस दौरान जब आप एक न्यूट्रल फेज़ में हैं, आप जंग की तैयारी करें, उसे वो याना कहते हैं। और मुझे लगता है कि वो हमेशा ही चाहते हैं कि एक मुल्क को एक ऐसी स्टेट ऑफ प्रिपेयर्डनेस में रहे कि वो जंग के लिए कभी भी तैयार है, और जंग के लिए उसकी डोमेस्टिक इकॉनमी को भी मजबूत करते रहे, और जो ताकत चाहिए अपने दुश्मनों के साथ उसे भी हासिल करते रहे। और चौथी उनकी स्ट्रैटेजी ये है कि अगर आपके दुश्मन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आप प्रोटेक्शन सीख कर सकते हैं, उसको समश्रया कहते हैं। तो आपका अगर दुश्मन, आपका पड़ोसी बहुत मजबूत है तो आप उसके पड़ोसी से मित्रता एस्टैब्लिश करें और उसके साथ मिलकर आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। अगर आप भारतवर्ष को देखते हैं तो इंडिया के साथ पड़ोस में पाकिस्तान है जिसके साथ हॉस्टिलिटीज़ हैं, लेकिन उसके पड़ोस में जो अफ़गानिस्तान है उसके साथ मित्रता है। और अगर आप नॉर्थ में देखते हैं तो जो चीन है, चीन के साथ दुश्मनी है एक किस्म से, और उसके नॉर्थ में अगर आप देखें रूस तो उसके साथ मित्रता है। तो एक किस्म से ये कौटिल्य का जो इंटरनेशनल सिस्टम का विज़न है वो इंडिया की आजकल की जियो पॉलिटिक्स में भी आपको नज़र आता है। तो इस तरह से ये जो 5 स्ट्रैटेजीज़ है वो तो साफ समझ में आती हैं। छठी जो उनकी स्ट्रैटेजी है वो डुअल स्ट्रैटेजी है। वो कहते हैं कि आप एक साथ दो स्ट्रैटेजीज़, यानी आप संधि भी अपना सकते हैं, विग्रह भी अपना सकते हैं, यानी आप पीस भी सीख कर सकते हैं और आप जंग भी कर सकते हैं। ये ऑब्वियसली सर्कमस्टांसेस के ऊपर है, और इन सारी चीज़ों में ये बहुत अहम है कि जो बादशाह है जो ये डिसीशंस लेता है उसमें हिकमत हो, उसमें विजडम हो, उसमें ज्ञान हो। इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो बादशाह अर्थशास्त्र पढ़े, क्योंकि ना सिर्फ वो जंग करने के तरीक़े सीख सकता है बल्कि वो तरीक़े भी सीख सकता है जिससे वो अपने मुल्क को मजबूत बना सके, मुल्क में हार्मनी इस्टेब्लिश करे, मुल्क के अंदर जो बेनिफिट्स हैं और अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको वो इकोनॉमिक यानी अर्थ में या दौलत में कन्वर्ट कर सके, जिसके बेसिस से मुल्क को पावरफुल बनाया जा सकता है। आप सबको अगर ये शो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों को भी कहें कि आएँ और इस वीडियो को देखें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, और मैं सत्य हिंदी का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने इस शो को आप तक पहुँचाया। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।